हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट सीओ मिश्रा और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन मुझसे जब भी कोई 21 से लेके 30 के बीच में जब भी कोई स्मार्ट पर्सन मुझसे मिलता है तो बेसिकली वो क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि मैं अपनी शादी करना चाहता हूं, तो आपके अकॉर्डिंग लीगल ओपिनियन क्या होना चाहिए। मैं कभी भी फैमिली फंक्शंस में भी अगर कभी मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग की क्यूरियोसिटी यही होती है कि वो इस टॉपिक के ऊपर भी मेरी राय लेना चाहते हैं। इवन दैट अगर मैं अपने फ्रेंड सर्किल में भी कभी मेरा गेट टुगेदर होता है, ढेर सारे लोगों के साथ मेरा डिस्कशंस होता है, तो भी ये टॉपिक बीच में आता है कि लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि आजकल की सिचुएशन में शादी करने के पहले की लीगल ओपिनियन क्या होती है। इवन दैट बहुत ढेर सारे गार्जियंस का भी मेरे पास कंसल्टेंट आता है। ढेर सारे गार्जियंस भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अपने बच्चों की शादी करने से पहले किन किन बातों को ख्याल रखें, किन किन बातों को बेसिकली मेजरमेंट रखें शादी करने के पहले। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, जो बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जो बातें मैं केस में कोर्ट में देखता रहता हूं, जो रेगुलर बेसिस पे जो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जिसको मैं समझ पाया हूं, उसको मैं आज शेयर करूंगा। मैंने ढेर सारे ऐसे केसेस देखे हैं जैसे कि जनरली जो पहला लोगों का ओपिनियन होता है कि वो एक ऐसी, अगर स्पेशली अगर मैं लड़कों की तरफ से बात करूं, वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर की बात हो। इवन दैट अगर वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा और एक एम्प्लॉयड पर्सन है, सैलराइज्ड पर्सन है, एक हैंडसम इनकम उसके पास है, तो वो ये चाहता है कि वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी करे जिससे कि शादी के बाद वो उसकी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, उसकी फैमिली का देखभाल कर पाए, उसके पास एक अच्छी वैल्यू हो, उसके पास एक अच्छा कल्चर हो और उसके पास एक अच्छा मोरल हो। यही सब रीज़न होता है जिसके कारण से मेजर लोग, ज़्यादातर लोगों का जो बिलीव है, इसीलिए वो एक गरीब लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। इवन दैट ढेर सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जहाँ पे लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिली के देखभाल के लिए और एक अच्छी मोरल्स के लिए, एक अच्छे कल्चर के कारण एक ऐसी लड़की के साथ शादी किया जो पुअर पर्सन, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद 3 महीने 4 महीने, इवन दैट कई केसेस में तो मैंने 2 महीने के बाद भी देखे हैं, 6 महीने 5 महीने के बाद वही लड़की वो आपके फैमिली के ऊपर कौन से केसेस करती है, 498A के केसेस करती है। मेंटेनेंस के लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी आपके ऊपर सूट फाइल करती है। 125 ऑफ द CRPC में वो आपसे मेंटेनेंस मांगती है। तो अब उस लड़की की सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, जो एक पुअर पर्सन थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी 30 से 40 हज़ार रुपये कभी देखे भी नहीं होंगे, वो लड़की, उसने जब आपके साथ शादी की तो आपको उसको जो इंडिया का जो कानून बना है मेंटेनेंस का, जो लीगल जो लेजिस्लेचर ने जो एक्ट पास किया है पार्लियामेंट से, जो इस समय CRPC के 125 के मेंटेनेंस के जो लॉ कहते हैं, या फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो ढेर सारे जो वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए और उनको कंपनसेट करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो लॉ पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो सारे लॉ को वो लड़की यूज़ करते हुए आसानी के साथ, मैंने जो केसेस देखे उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये वो मंथली बेसिस पे उसको मैं अगर कह पा रहा हूँ तो ये भी एक तरीके से मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, वो आसानी के साथ 30 से 40 हज़ार रुपये इंजॉय कर रही है। मेंटेनेंस को अगर मैं सीधी भाषा में जो मेरे समझ में आता है, जो मैंने इस टाइप के केसेस जो देखे हैं, वो एक उसको मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द ईजी वे टू अर्न मनी। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ढेर सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे वीमेन हस्बैंड के ऊपर इसलिए मेंटेनेंस का केस करती है क्योंकि वो उसकी वाइफ है और वो उससे मेंटेनेंस लेती रहती है और उसके पैसे को पूरी तरीके से एंजॉय करती रहेगी। हस्बैंड की सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें, वो भागेगा, दौड़ेगा, कमाएगा और अपनी सैलरी का 1/3 या 1/5 या फिर जो कोर्ट डिसाइड करे वो उस वाइफ को उसको देना पड़ता है। क्योंकि वह उसका हस्बैंड है, मतलब कि क्योंकि वो उसकी वाइफ है, इसलिए हस्बैंड जो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर दौड़ेगा, भागेगा, हर तरफ से अपनी इनकम जनरेट करेगा, उसको अपनी सैलरी का 1/3 1/5 इवन दैट जो कोर्ट उसको डिसाइड करती है उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। इंडिया का ऐसा कानून बना हुआ है। और वाइफ पूरी ज़िंदगी का सेंस ऐसा है कि जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है जब तक वाइफ दूसरी शादी नहीं करती तब तक अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पैसे पे क्या कर सकती है, उसको आप एस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पूरी लाइफ उसी को एंजॉय करती है। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, मेंटेनेंस का जो लॉ बना है इंडिया में, वो एक हनी ट्रैप है।
विच यू कैन से एज अ क्राइम विच इज़ इट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, जिसको हस्बैंड के ऊपर एक तरीके से हनी ट्रैप है, जिसको इंडिया के कानून में अभी कोई जगह नहीं मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने उस सिचुएशंस के बारे में बात किया जिस सिचुएशन में जिस पर्सन ने जिस प्रॉस्पेक्ट के साथ शादी किया था कि देखभाल होगी और केयर टेक किया जाएगा और अच्छी मोरल अच्छी वैल्यू, और उसका रिज़ल्ट ऐसा, ऐसी भी सिचुएशंस ऐसे भी सिनारियोज ढेर सारे कोर्ट में आते हैं, इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। तो सबसे अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम शादी करने के पहले हमको किस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने मेंटेनेंस का जो एक्ट है, जो मेंटेनेंस का जो कानून है, उसके बारे में तो आप ये समझ चुके हैं कि क्योंकि वो आपकी वाइफ है इसलिए आपको एनी हाउ आपको उसको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा। ऐसा मेंटेनेंस का कानून इंडिया में है, ऐसा कानून है जो वीमेन के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो बेहतर क्या होगा, मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इसके लिए क्या चीज़ बचाव कर सकते हैं, आपको किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है जो आपको समझ लेना चाहिए कि यू हैव टू मैरिज टू वर्किंग वाइफ। आपको एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए जो वर्किंग वाइफ हो, सी शुड बी अर्निंग सेम एज यू, जिसकी इनकम बिल्कुल आपके जैसे हो, आपका उसका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड उसका बिल्कुल आपके जैसा हो, और सेम लेवल ऑफ इनकम हो, सेम बैकग्राउंड हो, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस मेंटेनेंस के कानून से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ यही सलूशन है।